हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है मन की बात का एपिसोड नंबर 1 के बाद में आज हम लोग एपिसोड नंबर 2 को देखेंगे। एपिसोड नंबर 1 में हम लोगों ने बेस्ट बुक के बारे में बताया था, आप लोग उस एपिसोड को देख सकते हैं। और आज है दूसरा एपिसोड, और इस एपिसोड की जो चर्चा का विषय है वो ये है कि पीए और एसए का एग्ज़ाम जो कि जीडीएस से होता है, और इसके अलावा एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और डिस्पैच राइडर, इनसे जो पीएएसए का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 के लिए, उससे संबंधित मॉडल नोटिफिकेशन बेसिकली आपका सेंटर से यानी कि दिल्ली से उसको रिलीज़ किया जाता है। और इसी के आधार पर जो आपके पोस्टल सर्किल्स हैं, उन पोस्टल सर्किल्स के द्वारा आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये जो मॉडल नोटिफिकेशन है, इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहला है डेट्स, कि कब क्या होने वाला है, एग्ज़ाम की भी डेट जिसमें शामिल होगी, और इसके अलावा एग्ज़ाम का सिलेबस, पैटर्न, और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट, और इसके लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है उसको कैसे फिल करना है, इन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले है कि जो आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो आएगा आपका 23 जनवरी 2023 को, सर्किल्स वाला, और आपको फॉर्म भर के देना है 14 फरवरी 2023 से पहले तक। और वो जो भरा हुआ फॉर्म है वो आपका डिविजनल हेड या जो आपकी डीओ है, डिविजनल ऑफिस है, या आपका कोई यूनिट है, जैसे अगर आप आईपी या एएसपी के यूनिट में आते हैं तो उनके पास में जो फॉर्म है वो पहुंच जाएगा, और वो उसको सिग्नेचर वगैरह करके अपनी फॉर्मेलिटीज करके ऑफिस फॉर्मेलिटीज के बाद में उसको देंगे ऊपर, यानी कि वो देंगे इसको सर्किल ऑफिस या रीजनल ऑफिस के लिए, और वहां से इसको जारी किया जाएगा 23/2/2023 तक, वो वहां तक पहुंच जाना चाहिए। और वो लोग सर्किल ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से या डीओ से या यूनिट लेवल पर एडमिट कार्ड आपको जारी करेंगे 4 मार्च को, और आपका एग्जाम है 12 मार्च 2023 को। और एग्जाम एक साथ दोनों होंगे, पेपर 1 और 2, और सुबह 10 बजे से आपका पेपर सभी सर्किल्स में होने लगेगा, यानी कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगभग 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटे पहले, 1 आवर पहले आपको वहां पर पहुंचना होगा, और वहां पर जो फॉर्मेलिटीज है वो होंगी। तो इससे ज़्यादा भी समय आपको दिया जा सकता है, वो आपके एडमिट कार्ड में दर्शाया हुआ होगा कि आपको कैसे जाना है। कैसे से मतलब है कि आपका ड्रेस कोड हो सकता है, उसमें क्या नहीं लेके जाना है, क्या लेके जाना है, और इसके अलावा कब पहुंचना है और कहां पर पहुंचना है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जो डेट्स आपको याद रखनी है वो है कि 12 मार्च 2023 को आपका एग्जाम है, और 14 फरवरी 2023 से पहले आपको फॉर्म भर के देना है। 23 को आपका नोटिफिकेशन निकलता है। मेरी राय ये है कि आप लोगों को 1 से 2 दिन में आपको अपना फॉर्म भर के सबमिट कर देना है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी गलती रह जाती है, कोई कॉलम अगर उसमें खाली रह जाता है या कुछ गलत भर जाता है, तो उसमें सुधार करने की संभावना भी रहेगी और आपके पास समय भी रहेगा। सपोज अगर आप 14 फरवरी तक आपको फॉर्म भरना है और आप 12 फरवरी को लेकर के जाते हैं आप अपने फॉर्म को, और उसमें कोई ऐसी मिस्टेक निकलती है जो कि 1 से 2 दिन में सॉल्व नहीं हो सकती है, या आप ऐसी जगह फंस जाते हैं कि आप पहुंच नहीं पाते हैं डीओ में या यूनिट ऑफिस में, तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका जो एग्जाम है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी राय ये है कि आप लोग फॉर्म निकलने के, नोटिफिकेशन निकलने के बाद में ही आप अपना फॉर्म भर के आप अपनी यूनिट में पहुंचाएं। यूनिट वाले कब से लेंगे, कैसे लेंगे, वो यूनिट की प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों को अपना काम करना है और यूनिट को अपना काम करना है। सपोज अगर आप जैसे 23 को आपका नोटिफिकेशन निकला, 24 को आप लेके फॉर्म पहुंच जाते हैं, और यूनिट वाले कहते हैं कि हम तो इसको लेंगे 10 तारीख से। 10 कब से? 10 फरवरी से लेंगे।
तो ये यूनिट की प्रॉब्लम्स हैं कि आप लोग गए थे लेकिन वहां उन्होंने मना किया था। ये यूनिट की प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग यूनिट पर ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन यूनिट ने 24 तारीख से फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया और आप पहुंचे लास्ट में 12 फरवरी को, और उसमें कोई कमी निकलती है तो वो आपकी ही कमी मानी जाएगी, यूनिट्स या डिविजन्स की कमी नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप लोग अपना फॉर्म जल्दी से फिल करें। फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे भरना है, वो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे लास्ट में, और जब तक आप लोग इन डेट्स को याद रखेंगे। डेट्स के बाद में एग्जाम डेट भी आप लोगों ने देख ली, वैकेंसीज आप लोगों को मिल जाएंगी, समय समय पर आपको बता दिया जाता है कि आपके सर्कल में कितनी वैकेंसीज हैं, और डिवीजन ऑफिस में फोन करके या किसी व्यक्ति से आप लोग पर्सनल मिल करके आप लोग वैकेंसीज के बारे में जान सकते हैं। वैकेंसीज की जानकारी आप लोग YouTube चैनल से बात करें, किसी भी YouTube चैनल की बात करें, वहां पर मिले ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है उनके पास अगर कुछ नोटिफिकेशन हो तो वो आपको दे सकते हैं, अन्यथा वहां पर उपलब्ध नहीं होगी। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर अगर अपलोड कर दिया है सर्किल ने तो मिल सकता है, वरना नहीं मिलने वाला है। किसी आपके दोस्त पर मिल जाए, फ्रेंड पर मिल जाए, ये भी संभव कब है, जब रिलीज होंगे वैकेंसीज तब, वरना ये भी संभव नहीं है। तो वैकेंसीज की जानकारी आप लोग सर्किल ऑफिस के द्वारा रिलीज किए गए नोटिफिकेशन से या डिवीजन ऑफिस में संपर्क करके ही ले सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस निकले थे PASA का, जो रिक्रूटमेंट रूल्स निकले थे, रिक्रूटमेंट रूल्स जिसे हम लोग RR भी बोलते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 जो निकले हैं, उन रिक्रूटमेंट रूल्स को आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते होंगे। अगर किसी कारणवश रीड नहीं कर पाए हैं, एक अमेंडमेंट भी आया था 2023 में, 13/1/2023 को, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बिहाफ पर भी कुछ लोगों को मौका मिलेगा एग्जाम देने का, लेकिन कुछ जो समस्याएं हैं, जो ये जो निकला था रिक्रूटमेंट रूल्स अमेंडमेंट वाला 2023 को, 13/1/2023 को, इसको थोड़ा सा रीड करने में कुछ समस्या है। उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को वो वीडियो देखनी चाहिए, और वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं इन चीज को। जो लोग GDS में है उनके लिए 8 ईयर है, GDS 2 PA के लिए उनके लिए 8 ईयर है। किन GDS के लिए? जिन GDS ने 17/6/2022 के बाद में ज्वाइन किया है, मतलब 18/6 की बात करें, 20/6 की बात करें, या जुलाई के महीने की बात करें, अगस्त के महीने की बात करें, यानी कि जिन लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनके लिए GDS 2 PA का जो एलिजिबिलिटी का जो टाइम पीरियड है, सर्विस टाइम पीरियड जैसे बोलते हैं, वो है 8 ईयर। और GDS 2 PA 5 ईयर है किन लोगों के लिए? 5 ईयर किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने 17/6/2022 से पहले ज्वाइन किया है, यानी कि अप्रैल में ज्वाइन किया हो, भले ही उन्होंने 2021 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 15 में, 14 में, 13 में कभी भी ज्वाइन किया हो पहले का, उनके लिए GDS 2 PA 5 ईयर है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा। MTS 2 PA डायरेक्ट वालों की बात करें, MTS 2 PA है 5। पोस्टमैन 2 PA की बात करें, वो भी है 3। पोस्टमैन 2 PA 3, MTS 2 PA 5। अब थोड़ा सा जो अमेंडमेंट्स के बाद में जो रूल्स आए थे, उनमें यह था कि कोई अगर पोस्टमैन में है, उनके लिए PA में जाने के लिए 3 साल की सर्विस चाहिए। अगर कोई MTS में है, पोस्टमैन में प्रमोशन ले गए हैं, उनके लिए दोनों सर्विस में अगर 5 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। MTS 2 PA 5 था, पोस्टमैन 2 PA 3 था। अगर कोई GDS में था, GDS से वो MTS में चले गए, और GDS to MTS की बात करें, या GDS से पोस्टमैन में चले गए थे, या अगर किसी ने GDS में ज्वाइन किया, MTS में चले गए, फिर उन्होंने पोस्टमैन भी ज्वाइन कर लिया, ये अगर 5 साल है या 8 साल है, ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग GDS में थे वो MTS में चले गए,
या पोस्टमैन में चले गए, या एमपीएस में जाने के बाद में फिर से पोस्टमैन में चले गए, उनके लिए 5 साल भी है और 8 साल भी है। अब ये कंफ्यूजन आपके लिए है, 8 साल तो सर पहले भी था, अब 5 कर दिया है। 13 जनवरी 2023 को जो अमेंडमेंट्स रूल्स निकले थे उनके अकॉर्डिंग 5 कर दिया है, और आप अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो कि 5 और 8 दोनों है। ये कैसे पॉसिबल है, इसका भी आंसर आपको मिलेगा किसमें, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर। क्यों ये डाउट आ रहा है, किन सर्कल्स ने ये डाउट क्रिएट किया है, या कैसे ये डाउट अभी भी बना हुआ है कि 5 है या 8 है, ये कैसे क्लियर होगा, इसके बारे में सेपरेट वीडियो। आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों ही रूल्स आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, आज भी ये रूल्स बरकरार हैं। इनको कब हटाया जा सकता है, किस तरीके से 5 या 8 होगा, इस संबंध में जो आपके डाउट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो लोग एमटीएस में थे या पोस्टमैन में थे उनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। जो लोग जीडीएस में है उनके लिए चाहिए 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ उनको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए सर, एक तो होता है 3 मंथ्स वाला जिसे हम लोग बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं, 6 मंथ्स या उससे ऊपर वाले 1 साल वाले हैं, किसी के 3 के भी है, किसी के 2 के भी है, किसी के 5 ईयर के भी है। क्या वो सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, तो बेसिक जो ट्रेनिंग्स वाला जो होता है 3 मंथ्स का, उससे भी आपका काम चल जाता है। वो आपके स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है, कुछ जगह सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाती है, आपके पास में वो होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें जीडीएस के लिए 40 दिया हुआ है, और सर्विस एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर दिया हुआ है कि जो लोग जीडीएस में थे 17/6/2022 से पहले और वो पीए के लिए एलिजिबल होंगे अगर उनकी 5 ईयर कंप्लीट हो गई तो उस केस में। नेक्स्ट क्रूशियल डेट के बारे में बात करें, क्रूशियल डेट्स से भी आपके पास में अमेंडमेंट्स आए थे, लेकिन अब जो क्रूशियल डेट्स है वो 1/1/2023 ही रहेगी। आपको किसी भी प्रकार का 2 या 3 महीने का जो रिलैक्सेशन से एक बार दिया था वो आपको नहीं मिलने वाला है। क्रूशियल डेट आपकी रहेगी 1 जनवरी 2023। मोस्टली केसेस में पहले 1 जनवरी रहती थी, बीच में ये 31 मार्च हो गई थी। 31 मार्च की बात करें या 1 अप्रैल की बात करें, 31 मार्च या 1 अप्रैल की बात करें वो भी हो गई थी। लेकिन अब जो नए रूल्स है वो ये है कि कैलेंडर ईयर ही होनी चाहिए। कैलेंडर ईयर से मतलब है कि 1 जनवरी ही क्रूशियल डेट्स मानी जाएंगी। बात करें पैटर्न और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस की, तो आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशंस दिए गए थे, आप लोग इनके बारे में जान सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं अपना सिलेबस। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज सिलेबस और पैटर्न में नहीं किया गया है। स्किल टेस्ट की बात करें, स्किल टेस्ट से मतलब है आपका डेस्ट वाला डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसे डेस्ट का टेस्ट भी बोलते हैं। इस संबंध में आपको बताया जाता है, समय समय पर ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप लोगों को जो लेटेस्ट ऑर्डर होंगे आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। और डेस्ट कब होगा, डेस्ट होगा आपका जो 12 मार्च का एग्जाम है उसके बाद में होगा। जो लोग उसमें एलिजिबल होंगे उसके बाद में एलिजिबल कैंडिडेट्स का ही डेस्ट होता है और उसके लिए एक अलग से लिस्ट आती है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिलेंगे। मोस्टली सर्किल ऑफिस या रीजनल ऑफिस के हेडक्वार्टर्स पर आपके एग्जाम्स होते हैं। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो है एनेक्सर्स। आपको फॉर्म कैसे भरना है इस संबंध में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो लोग जीडीएस में है या जो लोग एमटीएस में है या जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड में है उनके लिए जो फॉर्म है वो अलग अलग है। एमपीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए अलग से फॉर्म है, जीडीएस के लिए अलग से फॉर्म है। भरना सबको एक जैसा ही है, थोड़ी से जो अलग चीजें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है कि आपका फोटो होना चाहिए, एक फोटोग्राफ आपको लगाना है यहाँ पे पासपोर्ट साइज का, और उसको अटैच कौन करेगा इस बात का ध्यान रखना है, डिवीजन के हेड या यूनिट के हेड। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है उसको आपको चिपकाना है बस, और उसके अलावा उस फोटो पर कुछ भी नहीं करना है आपको। आपकी जिम्मेदारियां इतनी ही है।
बात करें पर्टिकुलर्स के बारे में, डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स इस तरीके से होते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखूं रमन, इस तरीके से होते हैं कैपिटल लेटर्स, और इस तरीके से होते हैं आपके स्मॉल लेटर्स। तो आप लोगों को कैपिटल लेटर में ही भरना है। क्यों भरते हैं कैपिटल लेटर में? कि कुछ लोग कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हैं। कर्सिव से मतलब वो इस तरीके से लिखते हुए जाए तो स्पेलिंग थोड़ी सी नाम में मिस्टेक ना हो, इसलिए कैपिटल लेटर्स में लिखवाए जाते हैं नाम। आपको सिंपली आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका पूरा नाम है वो लिखना है। यहां आ जाएगा आपका पूरा नाम। इसके बाद में सेकंड नंबर में है जेंडर, यानी कि पुरुष या बॉयज लिखेंगे मेल। गर्ल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, वो लिखेंगे फीमेल्स, और अन्य के लिए है ट्रांसजेंडर। तो आप लोग मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपके जेंडर है वो आप लोग लिखेंगे। पुरुषों के लिए, बॉयज के लिए हो गया मेल, गर्ल्स के लिए और महिलाओं के लिए हो जाएगा क्या? फीमेल। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। कैटेगरी में आपको लिखना है कि आप लोग क्या हो, बीपीएम हो, एबीपीएम हो या डाक सेवक हो। इन तीनों में आप लोग अंतर जानते ही हैं। इसमें आपको अपनी कैटेगरी लिखना है सिंपल। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, प्रूफ से मतलब आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट्स है ना, 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसकी आपको जेरोक्स लेनी है, फोटोकॉपी करवानी है, और फोटोकॉपी के बाद में आपको उसको पीछे उसको अटैच करना है, और उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। सेल्फ अटेस्टेड से मतलब है कि ये आपने फोटोकॉपी करवा ली, ये आपने इसको फॉर्म के साथ अटैच कर दिया, और उस फोटोकॉपी को आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये आपने अपने सिग्नेचर कर दिए। तो डेट ऑफ बर्थ लिख दी आपने इसकी फोटोकॉपी पीछे लगा दी 10th की मार्कशीट की, और उसको ऊपर अपने सिग्नेचर भी कर दिए, यानी कि उसको आपने सेल्फ अटेस्ट भी कर दिया। नेक्स्ट में है कम्युनिटी। कम्युनिटी से मतलब है कि जो भी आपकी कैटेगरीज है, अनरिजर्व है, जनरल में आते हो, या शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास में, या ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद में अगर आप लोग थोड़े से हैंडीकैप्ड हो, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, सामान्य आदमी के अलावा अगर किसी को शरीर में परेशानियां हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उसको लिखना भी है, उसका डॉक्यूमेंट भी देना है। कितने परसेंट डिसेबिलिटीज है? 5%, 10%, 15%, 20%, 30, 40, 50, 60 जो भी आपकी है वो आपको लिखना भी होगा, और उससे संबंधित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको उसकी फोटोकॉपीज लगानी है और उसको अटेस्टेड भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आप लोग कहां तक पढ़े हुए हैं? 12th की है आपने, 10th की है आपने, या आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कुछ भी किया है तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखनी है। जैसे ग्रेजुएशन वाले हैं तो फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा करके, फाइनल ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगा करके उसको भेजना है, और उस पर सिग्नेचर भी करनी है, उसको सेल्फ अटेस्टेड भी आपको करना है, सिग्नेचर भी करने हैं। ये कॉलम भर दिया। इसके बाद में ऑफिस वेयर प्रेजेंटली अटैच, यानी कि आप लोग कहां पर हो। जैसे आपका बीओ है, मान के चलते हैं आपका बीओ है ए, आपका एसओ है बी, तो आप लोगों को अपना क्या लिखना है कि आप लोगों को पहले लिखना है ए, कोष्टक में लिखना है आपको अपनी एसओ का नाम या एचओ का नाम, कोष्टक में लिख दो आप जहां भी लगे हो, जहां भी आपकी ड्यूटी चल रही है वो, और उसके बाद में अपनी एसओ या एचओ का नाम जहां भी अटैच है आपका वो लिख देंगे। कब से आप जीडीएस में हो रेगुलर रूप से वो लिखना है आपका। जैसे आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दी आपने, डेट फ्रॉम विच कंटिन्यूइंग इन जीडीएस एंगेजमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दी आपने। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अलावा नेक्स्ट लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर्ड एज जीडीएस ऑन 1/1/2023, 1/1/2023 तक आपने कितने साल की सर्विस कर ली, कितने साल कर ली, कितने महीने कर ली, कितने दिन कर ली, ये आपको लिखना है। और ये जो कैलकुलेशंस हैं आपकी, कितने साल आपने सर्विस कर ली या आप 1/1/2023 तक कितने वर्ष के हो चुके हो, इन दोनों से संबंधित आपको एक वीडियो अलग से इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। और अगर आप लोग कैलकुलेट करना जानते हैं तो कैलकुलेट करके यहां पर भर देंगे, बाकी अगर नहीं आता है तो आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट 12 पॉइंट है कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, केस से मतलब है डिपार्टमेंट से संबंधी, अगर आपने कुछ गलतियां की और आपको कुछ पनिशमेंट मिला, अगर मिला है
तो आपको यस और उसकी डिटेल्स यानी कि पूरी जानकारी लिखनी है, और आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं, कोई केस नहीं चल रहा है तो आपको नील लिखना है, या सिंपली आप लोग ब्लैंक वाली लाइन खींच सकते हैं और आपका काम हो जाएगा पूरा। डिक्लेरेशन में सिंपली ये है कि जो मैंने अपनी जानकारी अभी तक दी है वो मेरे अकॉर्डिंग सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसे मैं स्वीकार करता हूं, मेरा फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, ये इसमें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन में। यहां आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर के बाद में यहां अपनी डेट, यहां से भी हो आप बीओ, और बीओ के बाद में अपना कोष्टक में आपको अपनी एसओ या एचओ का नाम लिख देना है। डेट एंड प्लेस में लिख दिया, सिग्नेचर भी आपने कर दिए, ये हो गया आपका काम। इसके बाद में ये जो ऑप्शंस आपके बचे हुए हैं ये आपको नहीं भरना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, डिवीजन के या यूनिट के जो हेड है उनकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को इतना ही काम करना था। तो आप लोगों ने इस वीडियो में डेट्स के अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्विस क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्राइटेरिया, क्रूशियल डेट्स, फॉर्म को कैसे भरना है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी ले ली है। आई होप आप लोग कुछ गलतियां नहीं करोगे, फॉर्म को देख देख के ही भरेंगे। जो आप लोगों के जो पॉइंट्स हम लोग अलग वीडियो में नोट करने वाले हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।